स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। टीयर 2 के लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई। और इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल हैं। उस पुस्तक से हम इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है इस बुक में पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चंद बरदाई के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद जो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद यानी कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जो चंद हैं ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक आगे है कि उन्होंने चंद बरदाई को, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने चंद बरदाई को दिल्ली नरेश, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। आगे शुक्ल कहते हैं कि जो चंद बरदाई हैं ये दिल्ली के जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे उनके सामंत और राजकवि थे। ठीक है, माना है इन्होंने। आगे है महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद बरदाई का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, किसके अनुसार? महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार जो चंद बरदाई हैं इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। ठीक है, चंद बरदाई के जन्म काल को लेकर कई धारणाएं हैं। तो जो शुक्ल है, शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष जो है 1168 ईस्वी माना है। ठीक है, यहाँ पे ईस्वी में बताया गया है। ठीक है, वैसे जो शुक्ल है ये ज्यादातर आप देखेंगे ये संवत जो है संवत का प्रयोग करते हैं। तो इनकी उसमें हम देखते हैं संवत प्रयोग किया गया रहता है। तो यहाँ पर लेकिन ईस्वी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। जो शुक्ल हैं वो चंद बरदाई का जो जन्म वर्ष है वो 1168 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, उन्होंने माना है तथा लिखा है कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। ठीक है, इनकी जाति कौन सी थी? भट्ट, और गोत्र क्या है? जगात। ठीक है, ये रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे चंद बरदाई। आगे है इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। ठीक है, चंद बरदाई के पूर्वजों की भूमि क्या थी? पंजाब थी। जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था, इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि लाहौर में इनका जन्म हुआ था और इनका चंद का और महाराज जो पृथ्वीराज हैं, जिनके इनको चंद को सामंत और राजकवि माना गया है कि वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और सामंत थे। उन्हीं राजा की बात हो रही है कि पृथ्वीराज चौहान जो है इनका जन्म और चंद बरदाई का जन्म जो है एक ही दिन हुआ था। और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हर प्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्राप्त, यही वाले हर प्रसाद शास्त्री, पंडित हर प्रसाद शास्त्री, शुक्ल जी ने हर प्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्राप्त चंद बरदाई का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, शुक्ल जी ने जो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह जो वंश वृक्ष है वो शास्त्री जी को, यानी कि हर प्रसाद शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था। ठीक है,
तो देखा जाए पहले नानूराम भाट से हरप्रसाद शास्त्री जी को प्राप्त हुआ, फिर हरप्रसाद शास्त्री जी से ही आगे शुक्ल जी ने उस वंश वृक्ष को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हरप्रसाद शास्त्री जी को किससे प्राप्त हुआ था? नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था। जो स्वयं को जो नानूराम भाट है, वो स्वयं को चंद बरदाई का वंशज मानता था। ठीक है, नानूराम भाट जो है वो खुद को चंद का वंशज मानता था। उसके कथानुसार और उसी नानूराम भाट की कथानुसार चंद के 4 पुत्र थे। ठीक है, उसने बताया कि जो चंद था, चंदबरदाई था, उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से जो चतुर्थ पुत्र था वो जल्ल था। ठीक है, चतुर्थ पुत्र कौन था? जल्ल था। जिस समय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कौन ले जा रहा था? मोहम्मद गौरी। कहाँ ले जा रहा था? अपने देश ले जा रहा था। उस समय जो चंद हैं, चंद बरदाई हैं, उस समय चंद जी महाराज के साथ गया। ठीक है, अपने महाराज यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ गया गया था, तथा अपने पुत्र जल, जो उसका चतुर्थ पुत्र था, जल, चंद बरदाई का चतुर्थ पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो जो है वो सौंप गया था। जो अपने उस चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सौंप गया था किसको? अपने चतुर्थ पुत्र जल को। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है इसके संबंध में? ये जो सौंप के गया चंद अपने पृथ्वीराज रासो को अपने चतुर्थ पुत्र जल को, इसके संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति? ये उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन रिपकाज। ठीक है, तो अभी देखिए जलहन, ये जल जो है यहाँ पे ये जलहन की ही बात हो रही है। ठीक है, पुस्तक जलहन हथ दे की जो अपनी पुस्तक है पृथ्वी रासो, उसको वो जलहन जल के हाथ सौंप कर जो है पृथ्वीराज के साथ चंद जो है वो भी चला गया। ठीक है, कहा जाता है कि जल ने, यानी कि जलहन ने, यहाँ पे जो जलहन, कहा जाता है कि जल ने चंद के अधूरे अधूरे यानी कि यही पृथ्वीराज रासो उस समय अधूरा था, जल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। तो उसको कंप्लीट किसने किया? जलहन ने। जल ने कंप्लीट किया, पूर्ण किया था। जल चंद बरदाई का चतुर्थ पुत्र। ठीक है, 4 पुत्रों में सबसे छोटा जो जल है उसने इसको, इस महाकाव्य को पूर्ण किया था। आगे है यहाँ पे रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उध्रे जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उध्रे तिमि। ये प्रसिद्ध है कि, क्या प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के, यानी कि जो स्वामी उनके कौन? पृथ्वीराज चौहान। चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। ठीक है, चंद ने अपने स्वामी के हितार्थ के लिए अपना बलिदान किया था। जो चंद है वो बहुत ही प्रतिभाशाली, ठीक है, ये प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। ठीक है, चंद कैसा था? तो चंद बरदाई जो था वो बहुत ही प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे। जो पृथ्वीराज चौहान है वह क्या करते थे? वे सदा अपने सखा की तरह उसको, चंद को साथ रखते थे, उसकी हर बात मानते थे, और क्या करते थे? उसकी हर बात जो है वो मानते थे। तो यहाँ तक तो था थोड़ा सा चंद बरदाई के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ से जो उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ आगे जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलिए उसको पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के संस्करण। तो देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं पृथ्वीराज रासो के? पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है इसके कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण
प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। फिर रासो के कितने संस्करण हैं? 4 संस्करण हैं और उसमें इन चारों संस्करणों में से सबसे बड़ा संस्करण जो है वो है जिसका प्रकाशन किसने किया है? नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, वो वाला जो संस्करण है वो सबसे बड़ा संस्करण है। ठीक है? तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है? और जिसकी हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई प्रतियां जो हैं वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने सभा यानी कि ये नागरी प्रचारणी सभा की बात हो रही है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। सभा ने 1585 ईस्वी में सभा ने नागरी प्रचारणी सभा ने 1585 ईस्वी में जो लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। ठीक है, ये जो संपादन कराया गया था, ये किसके आधार पर कराया गया था? जो लिखित प्रति है, उसके आधार पर। ठीक है, इस संस्करण में ये जो सबसे बड़ा वाला संस्करण है, जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी से जो प्रकाशित हुआ था, तो इस संस्करण में कितने समय हैं? 69। ठीक है, 69 समय हैं। ठीक है, 69 समय है। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में जो खंड हैं उसको किस नाम से जाना जाता है या कि उसको क्या नाम दिया गया है? इस तरह से प्रश्न बनता है। तो समय कहा गया है, ठीक है? खंड को क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में समय, समय में बाँटा गया है। कितने समय हैं कुल इसमें? 69, 69 ठीक है? तो इस संस्करण में जो सबसे बड़ा संस्करण है उसमें जो है 69 समय हैं तथा 16,306 छंद हैं। कितने? 16,306 ठीक है, 16,306 छंद हैं। ठीक है, ये थी जो सबसे बड़ा संस्करण है पहला। उसकी बात है 4 संस्करण प्रसिद्ध है ना, तो ये हमने एक संस्करण की बात की जो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़े वाले में कितने समय हैं? 69 समय हैं और उसको कब जो है सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था 1585 ईस्वी में। ये याद रखना है कितने समय हैं ये याद रखना है और कितने छंद हैं ये याद रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में 16,306 छंद हैं। अब बात करते हैं जो द्वितीय दूसरा जो उसका संस्करण है। द्वितीय रूप में उपलब्ध जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है? यानी कि द्वितीय संस्करण जो है उसका, द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। ठीक है, उसको 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ। ठीक है, इसका प्रकाशन क्या है? वो नहीं हुआ। किंतु अबोहर एवं कहाँ पर? अबोहर एवं बीकानेर, ये दोनों जगह याद रखनी है। अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। इसका क्या है? प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन जो इसकी प्रतियां हैं वो कहाँ पे सुरक्षित हैं? वो है अबोहर और बीकानेर में। और इसमें कितने छंद हैं? 7,000 छंद हैं। जो आगे है, हाँ, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तो ये कब लिखी गई है? 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। आगे है तीसरा लघु संस्करण, ये दूसरे की बात होगी। पहले हमने पहले की बात की, दूसरे की, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो संस्करण है, तीसरा लघु संस्करण, ये है 3500 छंदों का है। ठीक है, ये जो तीसरा संस्करण है लघु संस्करण, ये 3500 छंदों का है जिसमें केवल 19 समय हैं। कितने समय हैं? 19 समय हैं बस इसमें। इस संस्करण को हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। इस संस्करण की ये जो तीसरा लघु संस्करण है, इसकी भी हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो बीकानेर में सुरक्षित हैं। द्वितीय की भी बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित है और जो तृतीय है, तीसरा संस्करण है जिसमें 19 समय है और 3500 छंद हैं, इसकी भी हस्तलिखित प्रतियां जो हैं वो बीकानेर में सुरक्षित हैं। आगे है चौथा संस्करण। चौथा संस्करण जो है ये सबसे छोटा है।
ठीक है, चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। और ये जो सबसे छोटा और लास्ट फोर्थ चौथा संस्करण है, इसको कुछ विद्वान जैसे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि जैसे विद्वान इसको मूल रासो मानते हैं, कहते हैं ये मूल रासो है। ठीक है, इसमें 1300 छंद हैं, तो इस तरह याद रखना है। कितने प्रसिद्ध हैं? 4 प्रसिद्ध हैं। पहला जो है उसका जो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी से वो प्रकाशित हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1585 में। उसके बाद उसमें कितने समय हैं? उसमें 69 समय हैं। और जो इसमें जो खंड है उसको किस नाम से हम जानते हैं? समय में बाँटा गया है, समय, ठीक है? समय नाम दिया गया है। और कितने छंद हैं? जो पहला वाला संस्करण है जो कि नागरिक प्रचारिणी वाला है, उसमें 16,306 छंद हैं। फिर द्वितीय जो है संस्करण उसमें 7,000 छंद हैं, जो कि प्रकाशित नहीं हुआ था। लेकिन उसकी जो प्रतियाँ हैं वो बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो लघु संस्करण है जिसमें 3500 छंद हैं और केवल उसमें 19 समय हैं। ठीक है? इसकी भी हस्तलिखित प्रतियाँ जो हैं वो बीकानेर में सुरक्षित हैं। उसके बाद लास्ट चौथा संस्करण है जो कि प्रसिद्ध संस्करणों में से चौथा लास्ट वाला है, जो कि जिसमें 1300 छंद हैं और इसको कुछ विद्वान जैसे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि वो कहते हैं ये मूल रासो यही है। ठीक है? तो कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। तो ये था उसके संस्करणों के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में। आगे है प्रामाणिकता के बारे में बात कर लेते हैं अब कि ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, महाकाव्य है, इसकी प्रामाणिकता के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं ये अप्रामाणिक है, कुछ कहते हैं प्रामाणिक है, तो चलिए उस पे बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रामाणिकता, इन चारों संस्करणों को देखकर ये प्रश्न सहज रूप से उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन-सा है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा ही। अब ये 4-4 संस्करण हैं इसके और किसी में ज़्यादा छंद हैं, किसी में कम हैं, ठीक है? तो अब इन चारों संस्करणों को देखकर ये प्रश्न सहज रूप से उत्पन्न बिल्कुल होगा ही कि इनमें से भई प्रामाणिक संस्करण कौन-सा है फिर इनमें से, इन चारों में से? और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है। ठीक है? हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। ठीक है? तो इस दृष्टि से जो है ये यो जो पृथ्वीराज रासो है ये बहुत ही विवादास्पद रहा है। विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने ये माना है कि जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ था, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं नागरिक प्रचारिणी सभा से, तो जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। ठीक है? कौन-कौन मानता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने ये माना है कि जो पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है, वही प्रामाणिक है। ठीक है? अब दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग में कौन-कौन है दूसरे वर्ग में? दूसरे वर्ग में रामचंद्र शुक्ल हैं, कवि राजा श्यामल दा कवि राजा श्यामल दान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि। तो इन विद्वानों का है कि आदि विद्वानों का है जो रासों का सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। ये कहते हैं कि भाई रासो जो है ये पूरी तरह से अप्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है? कौन-कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है जो रासों को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रमाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदि काल के अंतर्गत स्थान देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमने अभी ये देखा कि ये तारीफ भी कर रहे थे और खुद ही कह रहे हैं अप्रमाणिक भी है।
अच्छा, आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। अब जो तृतीय वर्ग है विद्वानों का वो है मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि। वो क्या मानते हैं पृथ्वीराज के बारे में? वो मानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका जो मूल रूप है वो आजकल उपलब्ध नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद बरदाई उन्होंने ही लिखा था, किंतु जो इसका मूल रूप है वो आजकल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये कौन मान रहे हैं? ये जो मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो ये सब जो विद्वान हैं वो ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे चौथा मत जो है, चौथा मत है नरोत्तम दास स्वामी का। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप से रासों की रचना की थी। उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। ठीक है, अब ये जो चौथा मत है नरोत्तम दास स्वामी जी का, उन्होंने सबसे अलग बात ये कही है पृथ्वीराज रासो के बारे में, कहा है कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। ठीक है, किस रूप में? मुक्तक रूप में। उनके इस मत से कि रासो मूलतः क्या है प्रबंध काव्य नहीं था, लेकिन इससे क्या है अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। ठीक है, इनसे कोई अन्य विद्वान सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ में ये ग्रंथ जो है ये विवादास्पद नहीं था। वस्तुतः क्या है, आरंभ में ये ग्रंथ जो है ये विवादास्पद नहीं था। कर्नल टॉड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर, कौन रीझ कर? कर्नल टोड जो हैं वो इसकी जो पृथ्वीराज रासो है इसकी वर्णन शैली और जो इसका काव्य सौंदर्य है उस पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। किसने किया था अंग्रेजी में अनुवाद? ये प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। किसने किया था? कर्नल टोड ने। और किस पे रीझ कर? जो इस ग्रंथ की जो ये महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर, वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य पर रीझ कर लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। किसने? कर्नल टॉड ने। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। ठीक है। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। ठीक है, बंगाल की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर, कब? सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित किया। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न बन जाए कि डॉक्टर वुलर ने किस ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित किया है? तो वो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कवि राजा मुरारीदान, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए सायास तर्क जुटाए। ठीक है, किसने? तो फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों जैसे कि कवि राजा मुरारीदान, जिसमें इतिवृत्त खोजियों में कौन कौन? कवि राजा मुरारीदान और श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए सायास तर्क जुटाए। ठीक है, इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है,
अब भई कुछ विद्वान हैं जो कि इसको अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए तर्क जुटा रहे हैं और दूसरी तरफ इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः ये विवाद इतना उलझ गया, इसका प्रामाणिक और अप्रामाणिक वाला जो ये विवाद है, ये विवाद इतना उलझ गया कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक रीति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे एतदर्थ नए-नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। ठीक है? तो अप्रामाणिकता के लिए तर्क, जो लोग रासों को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क निम्नलिखित हैं। क्योंकि ठीक तर्क है। जुटाए जा रहे थे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे वो तर्क दिए गए हैं कि जिन तर्क के आधार पर जो लोग रासों को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क क्या हैं? तो पहला तर्क क्या है? पहला तर्क है रासों में उल्लिखित घटनाएँ और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। ठीक है? पहला तर्क ये दे रहे हैं, इसको अप्रामाणिक घोषित मतलब अप्रामाणिक रचना कह रहे हैं, उसके उसका तर्क क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि रासों में जो उल्लिखित घटनाएँ हैं और नाम है वो इतिहास से मेल ही नहीं खाते हैं। इसमें जो परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे तो सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। ठीक है? तो इस आधार पे ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है, पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएँ इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए भई ये जो पृथ्वीराज हो ये अप्रामाणिक है, ये दूसरा तर्क है। ठीक है? जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि वह अप्रामाणिक है। तीसरा तर्क है कि जो अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बीसल देव के राज्यों के संदर्भ जो दिए गए हैं इसमें, वो क्या है? वो अशुद्ध हैं। इस आधार पे ये तीसरा तर्क है। आगे है तर्क कि पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया गया है। ठीक है? तो ये चौथा तर्क दे रहे हैं, उसको अप्रामाणिक कह रहे हैं, ठीक है? इसके आधार पे ये चौथा तर्क है। 5वां है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया है, जो अशुद्ध है। ठीक है? आगे तर्क दिया जा रहा है पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है जो इतिहास से मेल नहीं खाता है। इसलिए भई वो जो ग्रंथ है वो, जो महाकाव्य है, वो क्या है? अप्रामाणिक है। ये 7वां तर्क दे रहे हैं। 8वां तर्क दे रहे हैं कि पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत क्या है? वो नहीं है। आगे तर्क दिया जा रहा है कि पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी क्या है? इतिहास सम्मत नहीं है। ठीक है, रासों में दी गई जो तिथियां हैं वो क्या है? अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90 से 100 वर्षों का अंतर है। ठीक है, इन सभी तर्कों के आधार पर कह रहे हैं कि भाई ये तो अप्रामाणिक ग्रंथ है। आगे है यदि उपयुक्त उपर्युक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, ये जो तर्क दिए गए हैं 10, अगर ये जो तथ्य बताए गए हैं, यदि उपर्युक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब तो जो ये पृथ्वी रासो है, तब तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना कहा ही जा सकता है। किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय हैं। हाँ भाई, दोनों तरफ के तर्क जो हैं वो देखने के बाद ही जो है फाइनल डिसीजन होना ही चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने एक पक्ष का तर्क देख लिया। अभी दूसरा पक्ष क्या कह रहा है उसके तर्क जो हैं वो देखते हैं। तो पहला तर्क है जो डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है, वो कह रहे हैं कि इसका जो मूल रूप है वो प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। ठीक है? तो ये तर्क रख रहे हैं अपना।
दूसरा तर्क है कि घटनाओं में 90 से जो 100 वर्षों का जो अंतर आप कह रहे हैं, जो अप्रमाणिक घोषित करने के लिए, ठीक है? घटनाओं का आप कह रहे हैं कि 9 से 100 वर्षों का अंतर है, वो संवत की भिन्नता के कारण है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि वो संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने अनंत संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। ठीक है, ये दूसरा तर्क है। आगे है तीसरा तर्क। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि जो पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये ये एक तरफ विद्वान हैं जो कि इसको अप्रमाणिक घोषित करने पे लगे हुए हैं और ये दूसरे तरफ के हैं जो इसको प्रमाणिक घोषित करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनके हम ये 3 हो गए, ठीक है, इनके तर्क अभी हाँ, हाँ। अब ये तर्क है कि रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है। अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रमाणिक घोषित करना क्या है? अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद आगे है कि आगे तर्क है, 5वां तर्क है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में हुई थी। अतः जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए, तो वे ही अंश प्रायः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आगे है जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है कि चंद जो है वो लाहौर का निवासी था, वहां उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना क्या है, वो सहज है। ठीक है, तो वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, जैसे पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं, तो उनकी प्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक क्या है, संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानना उचित नहीं है। ठीक है? तो वो उसको क्या कह रहे हैं कि अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानना क्या है, वो उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। अतः रासो को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है, तो वह इतना है कि पृथ्वीराज रासो में प्रायः प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। ठीक है, तो भाई अंत में इन्होंने कह दिया कि हम उसको अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह कह दें कि अप्रामाणिक है। अप्रामाणिक मानना क्या है, उचित नहीं है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि तो वह इतना ही कि पृथ्वीराज रासो में पर्याप्त जो प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आगे है पृथ्वी रासो के काव्योत्कर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर उसके काव्योत्कर्ष के बारे देख लेते हैं। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है। ठीक है, चंद बरदाई ने पृथ्वी रासो में क्या है, अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएं बाद में भी चारणों ने जोड़ी हैं। ठीक है, चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है, लेकिन कुछ घटनाएं जो हैं बाद में किसने जोड़ी हैं, चारणों ने जोड़ी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये काव्य एक घटना कोश है। परंतु समस्त घटना चक्र के भीतर कवि ने अपनी रस दृष्टि
का नियोजित रूप में विस्तार किया है। अतः इसे महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। इस काव्य में 2 रस प्रमुख हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या इस काव्य में 2 रस प्रमुख हैं। कौन-कौन से? श्रृंगार और वीर, ठीक है? जो हमारा पृथ्वीराज रासो है, इसमें 2 रस प्रमुख हैं, श्रृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के 2 पार्श्व उन्मुक्त करते हैं। वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। तो जो पृथ्वीराज चौहान हैं, ये उनके चरित्र के 2 पार्श्व उन्मुक्त हैं, ये दोनों रस, ठीक है? वे जितने वीर थे उतने ही श्रृंगार प्रेमी भी थे। कवि ने एक तरफ तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है और दूसरी ओर रूप सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है। उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर जीवन का विलास पक्ष जो है अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रेम और शौर्य के सभी चित्रों में कवि कौन? चंद बरदाई। चंद बरदाई ने कुछ नैतिक मर्यादाओं का निर्वाह किया है, जिसके कारण रस की सात्विकता सुरक्षित रही है। पृथ्वी रासों में पृथ्वीराज रासों में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। किसका? वस्तु वर्णन का भी क्या है? आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं। तो जो युद्ध क्षेत्र के दृश्य हैं, जो उसमें पृथ्वीरासों में दिखाए गए हैं, युद्ध क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं। कवि ने समय और क्रिया को एक साथ, किसको? समय और क्रिया को एक साथ बिंबों में बांधकर रंग और ध्वनियों को भी रूपायित कर दिया है। भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभावान्विति के उदाहरण हैं। पृथ्वी रासों में भरे पड़े हैं। तो पृथ्वी रासों में इस तरह के भाव, वस्तु, ध्वनि की सम्मिलित प्रभावान्विति के उदाहरण जो है वो भरे पड़े हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। उदाहरण क्या है? बज्जी बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उटिठ राज पृथ्वीराज बाग लग मनु वीर नट, कढ़त कढ़त तेग मन बेग लगत मनहु बिजु झट घट, ठीक है? घट, तो ये एक उदाहरण यहाँ पे दी गई है। आगे है नारी सौंदर्य का भी एक चित्र देख लीजिए, उसका भी एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है नारी सौंदर्य का। मनहु कला ससीभान कला 1600 बनी, बाल बेस ससी समीप अमृत रस पीने, बिगसी कमल सरिग भ्रमर नैनुखंजन मृग लुटी, हीर कीर अरुबिंब मोती नखसिक अहि घुटी, छत्रपति गयंद हरि हंस गति बिह बनाए संचे सची, पद्मिनी रूप पद्मवती मनहु काम कामिनी रची। तो ये नारी सौंदर्य का भी एक चित्र इसमें दिखाया गया है। वीर और श्रृंगार रसों के पोषण के लिए, वीर और जो श्रृंगार रसों के पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य रसों की भी योजना की गई है, ठीक है? तो वीर और श्रृंगार रसों के पोषण के लिए जैसे जरूरत पड़ी है जहां जहां, वहां पे और भी जो रस हैं उनकी भी योजना की गई है, अन्य रसों की भी योजना की गई है और उनके वर्णन में भी कवि ने उतनी ही तन्मयता दिखलाई है। पृथ्वी रासों की जो भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः ये काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, ठीक है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी, शैली कौन सी है, ठीक है? तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वैसे तो उसको लेकर काफी विवाद रहा है, लेकिन वस्तुतः ये काव्य जो है वो पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है।
जो पिंगल शैली होती है, ये ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। किस भाषा को? अभिधेय भाषा को, ठीक है। कवि ने चंद्रबरदाई ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली ने भी प्रायः भाषा सौंदर्य की वृद्धि की है। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया है। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा अलंकार होगा, शायद ही कोई ऐसा अलंकार होगा जिसको उन्होंने छोड़ा हो। लगभग 68, कितने? 68। तो ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो में लगभग 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। ठीक है, कितने प्रकार के छंदों में ये लिखा गया है? जो पृथ्वीराज रासो है, तो ये 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया ये महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होता है। हमारी आज की ठीक है। क्लास, आज की वीडियो टियर 2 के लिए, ईएमआरएस के टियर 2 के लिए, जिसमें हमने आज पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।